तौर पर जो नीतियों में बदलाव आए, वो सारी चीजें देखी। और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था किसान आंदोलन, है ना। किसान आंदोलन जितने भी हुए, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन या आंदोलन जो भी होते हैं, वो उनका मुख्य कारण क्या होता है कि सरकार से उनकी कोई मांग होती है और उस मांग को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर सरकार से मजबूत तरीके से अपनी मांग रखते हैं, उसे ही आंदोलन कहते हैं। आज भी इस परिप्रेक्ष्य में आप जब जनरली देखते हो सरकार के विरुद्ध कोई भी मांग होती है तो उसे आंदोलन का स्वरूप दे देते हैं, और उसके कुछ लीडर होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो आंदोलन आगे बढ़ता है। जैसे कि देखें कि जितने भी उस समय जो किसान आंदोलन हुए, उनका जो मेन कारण रहता था, उनका कारण रहता था टैक्स, कर। कर के कारण ये किसान आंदोलन करते थे, क्योंकि जो भी राजा महाराजा या सामंत थे, या तो कभी राजा कभी ब्रिटिश सरकार के कारण या वहां के लोकल सामंत के कारण टैक्स के रेटों में बढ़ जाती थी, इनको बढ़ा देते थे, और इनसे को बढ़ाने से या उनकी आर्थिक स्थिति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता था, और इससे वो विद्रोह करते थे या अपनी मांग को मांग करते थे कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती जब सब लोग इकट्ठा होते। जैसे भी कि आज अपने सामने कोई ऐसी समस्या आती है, सरकार कोई ऐसा नियम ले आती है, तो उसके विरुद्ध लोग उठकर आवाज उठाते हैं। अभी जो हाल ही के परिप्रेक्ष्य में अपन कुछ दिन, साल 2 1.5 साल पहले देखे तो किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी लेवल पर जो भारत में भी हुआ, वो भी क्या था कि सरकार एक नया कानून लेके आई, किसान अधिनियम लेके आई, और उनके कुछ प्रावधान किसानों को नहीं जम रहे थे या किसानों को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उनके विरोध में ही किसान इकट्ठा होकर खड़े रुके हुए थे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे थे। उसी तरीके से उस समय भी ये बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, और उस समय तो जो राजा थे, इधर ब्रिटिश सत्ता थी और तीसरे सामंत थे, 3 लोग थे जो मुख्य रूप से अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करते थे। इसीलिए अपन ने वहां पे स्टार्ट किया था कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला किसान आंदोलन कौन सा स्टार्ट किया, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में मैं अब थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ जो अपने किया है। ये लंबा चौड़ा इतिहास रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का, और ये लगभग स्टार्ट हुआ 1897 में, और कब तक चला, ये लगभग 1941 तक ये आंदोलन का पीरियड रहा, अवधि रही। लगभग ये 44 वर्ष तक विश्व में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, और सबसे बड़ी खास बात अहिंसात्मक आंदोलन था, अहिंसात्मक था पूरी तरीके से, है ना। अब अपन बात करें बिजोलिया कहाँ पे स्थित है, तो ये वैसे तो उस समय उपरमाल नाम की जागीर थी, ठिकाना था उपरमाल नाम से, उसके अंतर्गत ये बिजोलिया आता था। वर्तमान में बात करें बिजोलिया की, तो ये कहाँ है, भीलवाड़ा में स्थित है। और जो उपरमाल जागीर, ये अशोक परमार की जागीर थी, अशोक परमार को प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी, राणा सांगा ने ये यहाँ की जागीर अशोक परमार को प्रदान की थी। ये तो इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में है 3 4 बातें। अब बिजोली का किसान आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोग इस किस बात से ज्यादा प्रभावित हुए। तो जैसे मैंने बताया कि उस समय जो सरकारें बहुत सारे टैक्स लगाती थी, और सरकार के आय का मेन जो स्रोत होता था, सरकार की मेन जो आय होती थी वो किससे होती थी, कृषि आय से होती थी। किससे होती थी, कृषि पर जो कर लगाते थे, कृषि आय से ही आय का मेन सोर्स था। आज की तरह नहीं कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गए, तो इस तरह की कोई टैक्स नहीं थे उस समय। मेनली जो ज्यादातर कर प्राप्त होता था वो किससे होता था, कृषि आय से ही, जो मैक्सिमम की आय प्राप्त होती थी राज्य सरकार की, और उसी पर कोई राज्य चलता था या उसी के ऊपर उसके सारे संसाधन निर्भर होते थे। तो सरकार क्या करते थे, टैक्स लगा देती थी। उसी समय बिजोलिया में भी ऐसा हुआ। बिजोलिया में जब ये आंदोलन चालू हुआ तो उस समय लगभग यहाँ पर 84 प्रकार के टैक्स लगे हुए थे। अब आप सोचो, एक टैक्स एक एक परसेंटेज भी हो तो 84% टैक्स हो जाते हैं। मतलब किसानों की कुछ बच नहीं रहा था, उससे उल्टी लागत जा रही थी, तब भी उनको टैक्स देने पड़ रहे थे। प्रॉफिट की तो वो सोच भी नहीं सकते थे, उससे ज्यादा तो प्रॉफिट से ज्यादा तो वो टैक्स दे रहे थे। तो उनकी आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगी, जब वो तो इसलिए किसानों ने से एक जगह इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर इस बात को विरोध किया। अब ये इकट्ठा कैसे हुए, जैसा कि मैंने बताया कि बिजोलिया में जो किसान थे मुख्य रूप से धाकड़ जाति के लोग थे। किस जाति के लोग थे, धाकड़ जाति के लोग थे। और उस समय जो सबसे ज्यादा जो एक लोग इकट्ठा होते थे प्रारंभिक तौर पर बिना कारण से जब इकट्ठे, तो या तो कोई शादी पर या मृत्यु भोज पर, शादी पर या मृत्यु भोज पर। शादी पर तो हो सकता है कम इकट्ठा हो, लेकिन मृत्यु भोज पर एक बड़ी चौड़ी भीड़ होती थी। तो उसी समय धाकड़ के एक किसान थे, गंगाराम धाकड़। ये गिरधारीपुर आके थे।
यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने इकट्ठा होकर सरकार अपनी अपनी, जैसे आज भी जब एक समूह इकट्ठा हो जाता है तो सरकार की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें करती है, नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो उस समय जो सरकार से उनकी दयनीय स्थिति खराब होती जा रही थी, जो उनके बदहाल हो रहे थे टैक्स से, उन सब के बारे में चर्चा होने लगी। तो उनके सब के बारे में जब एक बड़ी जनता, बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होता है तो कुछ लोग सोचते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, उनमें से कुछ नेता होते हैं। तो जब ये सब इकट्ठा हुए और इस तरह की बातें करने लगे तो सबने ये डिसीजन किया कि अब क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वहां के एक नेता थे, साधु सीताराम दास। कौन? साधु सीताराम दास। ये एक वहां के लोकल नेता थे। तो सबने धाकड़ जाति के किसानों ने से इनसे कहा कि आप इस नेतृत्व को संभालिए और इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा बनाइए। साधु सीताराम दास मुख्य रूप से आगे की रूपरेखा बनाते हैं और इन्होंने डिसीजन लेते हैं कि सबसे पहले क्यों ना जो यहाँ थे, ये सबसे ये परेशान किससे थे? ये परेशान थे सामंत से। और यहाँ का सामंत कौन था उस समय? कृष्ण सिंह। कौन था यहाँ का सामंत? कौन था यहाँ के सामंत? थे कृष्ण सिंह, है ना। तो साधु सीताराम दास से जब ये कहा कि भाई तुम इस नेतृत्व करो, इस आंदोलन को चलाओ, तो सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले क्या किया जाए, आंदोलन कैसे किया जाए। क्योंकि सामंत का विरोध करना इतना आसान नहीं होता था। आप डायरेक्टली जाके उनके सामने जाके खड़े हो गए तो वो आपको मार देगा, आपको पीट देगा, भगा देगा, कैद कर लेगा, सब तरह के उसको अधिकार प्राप्त थे। तो कैसे सरकार का यार इस सामंत का विरोध किया जाए? तो सबसे पहले कहा कि ये सारा कांड इस सामंत का ही है, यही बदमाश है कृष्ण सिंह, इसने ये सारे कांड कर रखे हैं। तो इसलिए साधु सीताराम दास ने डिसीजन लिया कि सबसे पहले कोई भी आदमी को किसके पास भेजा जाए? महाराणा के पास शिकायत की जाए। किसके पास शिकायत की जाए? महाराणा के पास। भाई ये तो सामंत था, अब इसके ऊपर कौन है? महाराणा। आज अपन किसी अधिकारी की शिकायत करते तो क्या सोचते हैं सबसे पहले? भाई इससे ऊपर सीनियर कौन है, उसके पास इसकी शिकायत की जाए। तो वैसे ही सामंत से ऊपर कौन था? महाराणा था। तो इसकी शिकायत किससे पास की जाए? महाराणा के पास शिकायत की जाए। और उसके लिए उसने दो व्यक्तियों को डिसाइड किया। कौन कौन से? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों व्यक्तियों को किसके पास भेजा? महाराणा के पास भेजा कि तुम जाओ और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ जाकर किसान जिस बात से परेशान है, उस बात को महाराणा को समझाओ। ये बेचारे दोनों गए और दोनों जाकर बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद, बड़ी मुश्किल से 5-6 महीने वेट करने के बाद में महाराणा ने इनकी से मिले और इनकी बातों को सुना। इनकी बातों को सुनकर जब इनकी बात रखी तो महाराणा ने क्या किया? हाकिम हुसैन को यहाँ की जांच के लिए भेज दिया। हामिद 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 हुसैन को यहाँ पर जांच के लिए भेजा कि तुम जाइए और जो इन किसानों की मांग है उसमें क्या एग्जैक्टली ये सही मांगे हैं या ये बनावटी मांगे हैं, या सामंत वहां पर जबरदस्ती कुछ ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। एक नाम के लिए भाई महाराणा के पास शिकायत करते हुए जाते हैं तो महाराणा कुछ तो एक्शन लेगा। तो महाराणा ने शुरुआती तौर पर हामिद हुसैन को ये एक्शन लिए, जांच के लिए भेज दिया। हामिद हुसैन ने किसके पक्ष में रिपोर्ट दी? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। किसके पक्ष में रिपोर्ट दी? किसानों के पक्ष में दी। हाँ भाई, किसान जो मांग कर रहे हैं वो सही है, उनकी मांगों को मांगा जाए। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई महाराणा ने नहीं की। कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो इस तरीके से ये इस पूरी जो प्रोसेस है इसका कोई मतलब नहीं था। भाई वहां जाकर शिकायत भी की, शिकायत करने के लिए, जांच करने के लिए अधिकारी आ भी गया और वो जांच करके अपने पक्ष में रिपोर्ट भी दे देता है, पर लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसकी पूरी इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रहा। तो महाराणा ने चाहे हामिद हुसैन भेजा हो, जांच की हो, रिपोर्ट देखी हो, नहीं देखी हो, लेकिन उसका कोई कार्यवाही नहीं। और इस तरह से ये आंदोलन एक अपने आप में, इसको एक चीज और मैंने आपको बताई कि इसको अपन 3 चरणों में पढ़ते हैं, है ना, 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप कौन सा माना गया? 1897 से 1914। दूसरा क्या माना गया? 1914 से 1923। और चौथा क्या माना, तीसरा क्या माना गया? 1923 से 1941। इस तरीके से अपन अपन इस पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो इस पहली प्रोसेस में 1897 में और 1914 के बाद ये हुआ। हाँ, एक घटना और ये घटी कि कृष्ण सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1906 में। 1906 में किन की मृत्यु हो गई? कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई है। और इनके बाद जो जो वहां का सामंत बने, इनके बेटा बने पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जैसे नए सामंत बने तो इन्होंने एक टैक्स और बढ़ा दिया। और वो टैक्स कौन सा था? तलवार बंदाई।
कौन सा टैक्स था? तलवार बंधाई, ये नया टैक्स और लगा दिया गया था, है ना। जनरली ये तलवार बंधाई वो था कि भाई कोई भी सामंत या प्रशासक बनता है तो उसके लिए एक राशि राणा को भेजनी पड़ती है, महाराजा को भेजनी पड़ती है, फिक्स अमाउंट की भाई तुम नए सामंत बने हो और इसमें टैक्स के रूप में या आप खर्चे के रूप में आपको कितनी शुरुआती तौर पर अपॉइंटमेंट के खर्चे के लिए महाराणा को या महाराजा को आपको एक फिक्स राशि भेजनी पड़ेगी। इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जो ये राशि भेजता था ये खुद की तरफ से भेजनी थी, लेकिन इसने उसका बर्डन किस पर डाल दिया, इसने किसानों पर बर्डन डाल दिया और एक नया टैक्स लगा दिया तलवार बनाकर, है ना। और वंशिका लाटाकूटा क्या था? लाटा कूटा जैसे सामंत आते थे, उनको बताते थे कि 40% इसमें मण होगा, अनाज होगा, तो उतना हाँ, प्रतिशत तो वो देना अग्रिम पड़ता अनुमान, था। कृषि का अग्रिम अनुमान के आधार पर टैक्स लगा लेते थे। तो एक दूसरा टैक्स कौन सा था, किन किन के टैक्स पर परेशान थे? लाटाकूटा। ये क्या था कि भाई अपन को पहले ही अनुमान लगा लेते कि आपकी 1 बीघा जमीन है और इस पर 40 बीघा अनाज होगा, 40 मन अनाज होगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। चल वास्तव में वो किसी फसल वर्षा के कारण या सिंचाई के कारण 40 मन की जगह उसमें 30 मन ही अनाज हो, लेकिन उनको किस हिसाब से देना पड़ता था? 40 मन के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये भी इस बात से भी किसान परेशान थे। एक जो यहाँ के सामंत ने किया वो क्या था, चौरी कर लगा दिया। चबरी के कर क्या था, ये लड़की की शादी पर देना पड़ता था, किस पर देना पड़ता था? चमड़ी कर, लड़की की शादी पर देना पड़ता था। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे टैक्स जो थोपे जा रहे थे वहां के सामंत द्वारा, उस सब चीजों से वहां के किसान बहुत परेशान थे और इसी के लिए उन्होंने अपने आवाज उठाई, लेकिन पहले जो चरण रहा उसमें खास उनको सफलता नहीं मिली, है ना। ये अपन ने 1917 के मध्य इस चरण देखा। अब अपन दूसरा देखते हैं। सोनू और कोमल, कैसा लग रहा है? उड़ा उड़ा सा लग रहा है कुछ, एक दो बातें पल्ले पड़ी? नहीं सर, आधा उड़ रहा है। अच्छा, आधा उड़ रहा है ना। कोई नहीं, अब ये तो एक बार जब इसको आप कॉपी में नोट कर लोगे या रिकॉर्डेड है इसका, उसको देख लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने इसमें ऐसे ये मैंने जो तो 5 मिनट लगाए, इसमें पूरी एक क्लास लगी है अपनी। ये इस तरीके से अपन ने पहले चरण की ये जो प्रोसेस हुई थी वो देखी। उसके बाद अपन ने दूसरे चरण में क्या देखा, दूसरे चरण में अपन ने देखा कि जो बिजोले किसान है इसकी बागडोर नेता कौन बन जाते हैं। अब साधु सीताराम दास यहाँ के नेता घोषित कर देते हैं इस आंदोलन को, विजय सिंह पथिक को। अब यहाँ के नेता कौन हो जाते हैं? साधु साधु सीताराम की तरफ से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। और विजय सिंह पथिक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी तरीका होता है और उनका जो उद्देश्य था, उनका क्या उद्देश्य था मेनली। विजय सिंह पथिक एक मुख्य रूप से अपने देखा कि ये कौन थे, क्रांतिकारी थे। कौन थे? एक क्रांतिकारी थे जो बड़े नेताओं के साथ, बड़े क्रांतिकारियों के साथ जिन्होंने काम किया था उनके साथ कार्य कर रहे थे, जैसे रास बिहारी बोस जैसे नेताओं के साथ उस समय ये कार्य कर रहे थे, है ना। लेकिन रास बिहारी बोस ने इनको कहाँ भेजा? राजस्थान भेजा कि आप राजस्थान जाइए और राजस्थान के लोगों में जन जागृति पैदा करिए। तो पथिक जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनको कैसे यहाँ की राजस्थान की जनता से जुड़ने का मौका मिले। मुख्य रूप से ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, आगे बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। इनका जो पूरा नाम था, पहला नाम था भूप सिंह। क्या नाम था इनका? इनका जो मूल नाम था वो क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के। और राजस्थान में आकर इन्होंने अपनी कर्म भूमि को बनाया था। तो विजय सिंह पथिक ने अब आंदोलन की कमान संभाली। शुरुआती तौर पर इन्होंने लोगों से जुड़ना शुरू किया, गांव गांव जाकर घूमना शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी? उपरमाल पंच बोर्ड की। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए, या सरपंच किसे बनाया? मन्ना पटेल को इसका क्या बनाया? सरपंच बनाया। जैसे ही ये कार्य करते हैं तो ये तुरंत और अंग्रेजों की आंखों में खटक जाते हैं। किसकी आंखों में खटक जाते हैं? अंग्रेजों की आंखों में खटक जाते हैं। अंग्रेजों पर इन पर ध्यान चला जाता है कि कोई क्रांतिकारी आगे किसानों के बीच में जाकर उनको जागृति कर रहा है और उनको आंदोलन के लिए उकसा रहा है।
तो शुरुआती तौर पर इनके खिलाफ क्या जारी करते हैं वहां की सरकार, वारंट जारी कर देती है। मेवाड़ सरकार विजय सिंह पथिक के खिलाफ वारंट जारी करती है और विजय सिंह को पथिक को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये हो जाते हैं भाई भूमिगत, ये चुपचाप। भूमिगत का मतलब है अब ये स्वतंत्र तौर पर कहीं आते जाते नहीं, चुपचाप भीतर ही भीतर, जैसे होते हैं ना कि कोई चोर यदि या कोई डाकू या जिस तरीके से कोई केस हो और सरकार के ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर रखा हो, तो वो क्या करेगा, चुपके चुपके घूमेगा, बाहर नहीं आएगा, है ना। तो उस समय जो क्रांतिकारी थे वो भी बहुत सारे भूमिगत होकर छिपकर आंदोलन चलाते थे। तो इन्होंने भी डिसीजन किया कि वो भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। भूमिगत होकर ही गांव गांव ये घूमने लगे, गांव गांव लोगों को जोड़ने लगे और लोगों को जागृत करने लगे। गांव गांव घूमकर, गांव गांव जाकर लोगों को जागृत करने लगे। और पूरा जो बिजोलिया था वो सत्याग्रह के रूप में परिवर्तन हो चुका था, सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो चुका था और सत्याग्रही जैसे गीत वहां पर गाए जाने लगे। और विजय सिंह पथिक के साथ एक और नेता आए थे, वो कौन थे, मानिकलाल वर्मा। कौन थे, मानिकलाल वर्मा। इन्होंने कौन सा गीत गाया था, पंछीड़ा इन्होंने गीत गाया था। ये बार बार पूछा जाता है पंछीड़ा गीत किसने गाया था, मानिकलाल वर्मा ने ये पंछीड़ा गीत गाया था। तो इस तरीके से उन्होंने पहले तो 1917 में परमार पंच बोर्ड की स्थापना करके लोगों को जागृति के लिए एक संगठन बना दिया। उन्होंने सोचा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छे से होंगी, ऑर्गेनाइजेशन तरीके से चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छे से होंगी। और इस तरह से ये चीजें धीरे धीरे आंदोलन, इसमें खास बात ये थी कि कोई एकदम से बहुत विस्फोट नहीं लेता, महीने 6 महीने में एक रणनीति बनती और उसको फिर अप्लाई किया जाता, उसको फिर आगे और बढ़ाया जाता, है ना। तो इस तरीके से 1917 में ये चीजें हो गई थी। अब ये आंदोलन तब तक बहुत मुख्य रूप से बहुत बड़ा रूप लगातार लेता जा रहा था, सबकी निगाहें इस आंदोलन पर बढ़ने लगी थी। तो सबकी निगाहें बढ़ने लगी तो महाराणा ने इस पर ध्यान दिया और महाराणा ने क्या किया कि एक और आयोग बनाया, और एक वो आयोग बनाया था बिंदुलाल भट्टाचार्य का। किसका आयोग बनाया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य को। बिंदुलाल भट्टाचार्य का आयोग बनाकर यहाँ पर भेजा, कहां पर, बिजोलिया में भेजा। आयोग ने यहाँ पर की आया, जांच की और वही किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन इस पर भी कोई ऐसा खास एक्शन नहीं हुआ और यहां तक भी पूरी तरह असफल हो गए। अब मैं वंशिका, अन्नू, हाँ सर। यस सर। ये यहाँ तक रिवीजन हुआ, कैसा था, सही था। सही था। अब आप में बोलने की क्षमता किसके पास है, क्यों, कितना बुलवाओगे? जहां से ये आंदोलन चालू हुआ जो मैंने लिखाया है उसको बोल के सुनाइए, जिसे तुम्हें भी याद होगा और इन सबको भी। ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम चांस रहते हैं कि नहीं पूछा जाए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये बड़ा जो आंदोलन है, इसको एक दो पेज का एक ही चीज है तो इसको कनेक्ट करने में भी थोड़ा सी चीजें लगती हैं। तो आप क्या बोल कर सुना सकते हो, इतना सारा सेकंड तक? अरे अभी यहाँ तक समझाया है मैंने। हाँ, सेकंड हो गया ना ये। हाँ सेकंड चल रहा है पर मैंने अभी कहाँ तक बताया है, अभी 1919 तक की स्थिति बताई है, 1922 पे नहीं पहुंचा हूं मैं अभी, है ना। तो 1923 तक चलेगा, तो आप यहाँ तक बता हाँ। दीजिए। फर्स्ट से हाँ बिजोली आंदोलन जब से शुरू हुआ, पहले कोई बात नहीं, बोलेंगे। अगला आप इसको सुनाइए फिर आगे किसी और से सुनेंगे। अन्नू सुन लो ये। अन्नू से फिर अगली बार सुनेंगे ना। ओ सर, इतना बड़ा। स्टार्टिंग से बोलना है। हाँ हाँ। राणा सांगा ने अशोक परमार को अपनी जागीरदार प्रदान की थी बिजोलिया की। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है, बंद कर देते इसको। और भीलवाड़ा उसमें ना सब लोग इकट्ठे होते थे, तो गिरधारी पूरा गांव में सब लोग इकट्ठे हुए थे, धाकड़ जाति के लोग। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पे। मैंने लिखवाया था उसी फ्लो में बोलो बेटा। हैं? हाँ। अब कौन सा ब्लू सोना होता है? नहीं नहीं बोलो, अरे आपने लिखा है नहीं लिखा ये भी बताओ पहले आप। मैंने लिखा है, फोटो भेजू क्या? नहीं नहीं फोटो मत भेजो, आप इसको बोल के सुनाओ एक बार। देख देख के बोलू?
हाँ, देख देख के, मैं ऐसे बिना देख नहीं, देख के ही बोलो जिससे तुम्हें भी याद होगा और इन सबको, ऐसे नहीं पूछ रहा कि मैं आप बिना देखे सुनाऊं। मैं तो बिना देखे बोल रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो आपने कॉपी में लिख रखा है उसको लाइन टू लाइन बोल के सुनाओ। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर प्रदान की थी। अशोक परमार ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बिजोलिया उपरमाल मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में यह भीलवाड़ा में स्थित है। कारण 84 प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें अधिक भू राजस्व कर, लाटा कुत्ता, तलवार बंधाई, चवरी कर और सिंगोटी कर। प्रथम चरण में यह आंदोलन मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर सभी लोग गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए थे। इसके मुख्य नेता साधु सीताराम ब्रह्मदेव फतेहकरण थे। साधु सीताराम के कहने पर यह निश्चय किया गया कि जागीरदार कृष्ण सिंह की शिकायत महाराणा से की जाए, जिसके लिए दो व्यक्तियों को महाराणी के पास भेजा गया, नानजी पटेल और धाकजी पटेल। महाराणा ने हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रथम चरण में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन स्वस्फूर्त चलता रहा। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड भी बोलूं? बिल्कुल, जो यहाँ तक मैंने कहाँ तक बोला है ये आपका ध्यान होगा ना, मैंने कहाँ तक बताया आपको। 1919 तक। 1919 में भी कौन से पॉइंट तक? बिंदुलाल भट्टाचार्य। हाँ। कृष्ण सिंह ने 1906 में तथा पृथ्वी सिंह की 1914 में मृत्यु होने के बाद वहां के सामंत किशन सिंह बनाए जाते हैं, लेकिन ये अभी नाबालिग थे, अतः मेवाड़ सरकार वहां पर अपना प्रशासन के रूप में अमर सिंह रावत को नियुक्त करती है। दूसरी तरफ विजय सिंह पथिक व माणिक्य लाल वर्मा आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक को आंदोलन की कमान प्रदान की जाती है। विजय सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वह उनका पुराना नाम भूप सिंह था। वह माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ सरकार की नौकरी छोड़कर आंदोलन से जुड़ते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा गीत गाया जाता है। पथिक जी 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारिसल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन, किसान पंचायत बोर्ड कहते हैं जिसे, करते हैं। इसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाते हैं। अंग्रेजों को पथिक जी की गतिविधियों पर नजर पड़ गई, इसलिए मेवाड़ सरकार पर दबाव बनाकर पथिक जी के लिए वारंट जारी किया गया। इसके पथिक जी भूमिगत होकर गांव-गांव घूमकर किसानों को जागरूक करने में लग गए। इससे पूरा उपरमाल सत्याग्रही संबंधी गीतों से गुजरने लगा। 1919 में महाराणा बिजोलिया के किसानों की समस्या के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करते हैं। आयोग किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देते हैं, लेकिन राणा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो अब कुछ समझ आया कुछ और लोगों के? कोमल, कुछ आया कुछ? यस सर। कोई बात नहीं, अभी जब लिखोगे पढ़ोगे तो थोड़ा सा और आ जाएगा, है ना। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य यहाँ पर महाराणा एक आयोग बनाकर भेजते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, कोई वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये भी किसके पक्ष में रिपोर्ट देते हैं? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देते हैं, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए विजय सिंह पथिक क्या करते हैं 1919 में ही? बड़दा जो महाराष्ट्र में है, वहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राजस्थान सेवा संघ की। कहां पर? बड़दा, महाराष्ट्र। किसके सहयोग से? जमनालाल बजाज के सहयोग से। जमनालाल बजाज के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। कब होती है ये? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है ना। अब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है तो उसी के अंदर में इसके जमनालाल बजाज के सहयोग से ही एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। कौन सा? राजस्थान केसरी। कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को और जागृति मिलेगी। इसमें रोज लेख छपेंगे। किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। उसमें सहयोग कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जमनालाल बजाज ने सहयोग करने से मना कर दिया या आनाकानी की। तो पथिक जी क्या करते हैं? राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा में स्थापित हुआ था उसे वहां से लाकर अब खाने आते हैं अजमेर में। खाने आते हैं
अजमेर में ले आते हैं और केसरी की, राजस्थान केसरी की जगह नया अखबार चला लेते हैं। कौन सा? नवीन। कौन सा अखबार चलाते हैं? नवीन राजस्थान अखबार चलाते हैं। किसकी जगह? राजस्थान केसरी की जगह। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नवीन राजस्थान पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या लगा दिया जाता है? बैन लगा दिया जाता है। इन पर रोक लगा दी जाती है कि तुम ब्रिटिश गतिविधियों की खबरें छपवा रहे हो, सरकार के विरोध के कार्य कर रहे हो, ये अखबार नहीं चलेगा। इस पर किसके लिए रोक लगा दी? नवीन राजस्थान अखबार पर रोक लग जाती है। विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? नवीन राजस्थान को अब क्या कर देते हैं? तरुण राजस्थान के नाम से चलाने लग जाते हैं। किस नाम से चलाने लग जाते हैं? तरुण राजस्थान। फिर से बता रहा हूं कि 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसके सहयोग से की? जमनालाल बजाज के सहयोग से की। और वहां पर कौन सा अखबार चलाया? राजस्थान केसरी अखबार चलाया शुरुआत में। लेकिन कुछ दिनों बाद जमनालाल बजाज ने सहयोग करने से मना कर दिया। पथिक ने क्या किया? राजस्थान सेवक संघ को खान लेके आ गए, अजमेर लेके आ गए और कौन सा अखबार चला दिया? नवीन राजस्थान चला दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने क्या लगा दी? नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी। तो नवीन राजस्थान की जगह कौन सा अखबार आ गया? अब तरुण राजस्थान आ गया। एक चीज ये थी। दूसरी तरफ पथिक जी के एक दोस्त थे, कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये एक अखबार का चलाते थे, कौन सा? प्रताप। कहां से? कानपुर से। ये अखबार कहां से चलता था? कानपुर में ये अखबार चलता था। कौन सा? प्रताप अखबार चलते थे। कौन चलाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? पथिक के दोस्त थे। तो पथिक ने गणेश शंकर से रिक्वेस्ट किया, कहा कि कुछ हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, इनको भी जगह दी जाए। तो पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोली आंदोलन के बारे में, जब तक बिजोली आंदोलन चला तब तक आजीवन इसके बारे में क्या चलाए? लीक छपवाए और रूटीन खबरें दी। जैसे कोई अखबार किसी बात के पीछे लग जाता ना, तो उसके बारे में नई नई खबरें, नई नई क्या घटना घटित हो रही है, उसको रोज खबरें बिजोली का एक आलेख फिक्स हो गया प्रताप अखबार में, जो कहाँ प्रकाशित होता? कानपुर में प्रकाशित होता। अब इसके बदले में पथिक ने इसको क्या भेंट की? तांबे की राखी। किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इस प्रताप जैसे अखबार में इस बिजोलिया किसान आंदोलन की छपने से क्या हुआ? इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। किस स्तर पर पहचान मिली? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो एक ये पथिक का थोड़ा सा रोल था। अब समझ आ रहा है सोनू कितना लंबा चौड़ा आंदोलन है ये? सोनू है या गई? हो सर नहीं। वंशिका सोनू है या गई? यही है सर। तो सुन नहीं रही क्या? आज कैसे बोलना? खाटू श्याम को प्रसाद ज्यादा खा लिया क्या? वहां पर कुछ ज्यादा खा लिया? अरे बोल तो रही, आप सुन नहीं रहे उसकी। अच्छा, मैं नहीं सुन रहा। अब मैं आपकी तो कैसे सुन ली, उनकी क्यों नहीं सुनी? तो वो धीरे बोली इसलिए। अच्छा, धीरे बोली तभी तो। अच्छा, तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ आ जाता है और राजस्थान केसरी भी आ जाता है और नवीन राजस्थान भी आ जाता है। उसके बाद तरुण राजस्थान भी आ जाता है। उसके बाद अपन ने प्रताप की भी बात कर ली। अब उसके बाद जो राजस्थान के यहाँ के जब ये तक की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी, तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? हैं? रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड। ये राजस्थान के एजीजी थे। तो बिजोले उस समय पूरे इंडिया में पॉपुलर होता जा रहा था, लगातार इसकी बातें होने लगी थी, एक अलग छाप पूरे देश में छोड़ रहा था। तो रॉबर्ट हॉलैंड ने सोचा कि अब इस आंदोलन को शांत करना ही होगा, इसकी जो मांगे हैं उनको कैसे भी करके अपन को कंट्रोल करना होगा। तो रॉबर्ट हॉलैंड ने अब खुद आए कहां पर? बिजोलिया, और किसानों की बातों को सुनी और देखी और सब चीज को मानते हुए किसान और सामंत के बीच क्या करा दिया उन्होंने? समझौता करा दिया। किसान और सामंत के बीच इसने समझौता करा दिया है ना। लेकिन तब तो ये बेचारे सामंत जी चुपचाप रहे। कुछ दिनों बाद इनकी सामंत की क्या होती है? मृत्यु। नहीं भाई, शादी। सामंत कौन था इस समय? केसर सिंह, है ना। सबसे पहले देखा कौन? अपने कृष्ण सिंह, उसके बाद पृथ्वी सिंह,
और उसके बाद केसर सिंह ये सामंत थे। तो इनकी शादी होती है। पहले तो 1 साल पहले तो उन्होंने चुपचाप अदे वो दब से रॉबर्ट हॉलैंड के दबाव में समझौता कर लिया, लेकिन जैसे शादी होती है तो 1 करोड़ और लगा देते। अब शादी का खर्चा भी किससे वसूलेंगे? किसानों से, है ना। तो फिर किसानों और सामंत में फिर ठन जाती है, फिर आपस में वो आंदोलन की स्थिति वहीं की वहीं आ जाती है। आंदोलन की स्थिति वहीं की वहीं आ जाती है, फिर एक दूसरे का विरोध करते हैं। फिर रॉबर्ट हॉलैंड किसको भेजते हैं? ट्रेंच को। फिर सामंत को समझाते हैं और फिर समझौता करा देते हैं। सामंत को समझाता, फिर क्या करा देते हैं? समझौता। लेकिन सामंत जैसी ट्रेंच गया मानने से मना कर देते, समझौता मानने से ही मना कर दिया। तो रॉबर्ट हॉलैंड का भी प्रयास एक तरीके से असफल रहा। यहाँ पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई भी इस बात का रिजल्ट नहीं निकलता है। ये चीज अपन ने यहां तक अपन ने दूसरे चरण के बारे में कल तक अपन ने बातें की थी। फिर कौन सा स्टार्ट होता है? तृतीय चरण स्टार्ट होता है। और तृतीय चरण का पीरियड कौन सा होता है? 1923 से 1941 के बाद बात करते हैं। सारे काम करके देख लिए पथिक जी ने, सारे इधर उधर झांक कर देख लिए, अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना लिए, खूब किसानों के बीच जागृति पैदा कर ली, लेकिन सामंत बैठ नहीं रहा था, उनका समझौता हो ही नहीं पा रहा था। बड़ी बड़ी मांगे उस समय सुलझ रही थी, लेकिन बिजौली आंदोलन अपने आप में एक अनूठा था कि ना तो ऐसी कोई झड़प हुई, ना हिंसा हो रही थी, और बस आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा था। समझौते होते बनते, कैंसिल होते, समझौते होते कैंसिल होते, बस यही चल रहा था। कोई कमीशन आता, जांच करता, चला जाता। बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने वहां के महाराणाओं को पत्र लिखे, और उन्होंने भी पत्र लिखे, लेकिन उस पर एक्शन क्या हुआ? जीरो। और जब एक्शन नहीं हुआ तो पूरे इस चीज का कोई मतलब कोई रहा नहीं, है ना। तो तृतीय चरण के जब अपन ने कल बात की थी, तो सबसे पहले फिर पथिक ने एक नया चीज की। पथिक ने किसानों से कहा कि तुम्हारे पास जो जमीन है, इस जमीन को वापस सामंत को दे दो। किसको दे दो? सामंत को दे दो, कि भाई संभाल तेरी जमीन, तू इसको करना नहीं करना तेरी पकड़, हम हमारे पास इसके लिए इतना ज्यादा टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, या हम इतना टैक्स नहीं दे सकते, और ना हमारी इतनी कोई पैदा हो रही है। तो किसानों ने क्या की? जमीन किसको सौंप दी? सामंत को वापस जमीन सौंप दी। सामंत ने क्या किया? सामंत ने ये दूसरे गांव के किसानों को जमीन सौंप दी। दूसरे गांव के किसानों को ये जमीन सौंप दी। पथिक ने सोचा कि किस अपन यदि इस जमीन को वापस सामंत को दे देंगे तो किससे अभी खेती करवाएगा? जब इसको कोई खेती के लिए नहीं मिलेगा तो फिर वापस ये हमारी बात मान लेगा। ये तो किसने सोचा? पथिक ने और किसानों ने। लेकिन उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा? सामंत एक कदम और आगे चला, उसने जमीन किसको दे दी? दूसरे गांव के लोगों को दे दी, और उनसे वो खेती कराने लगे। अब तक ये आंदोलन किसके लिए हो रहा था? टैक्स को कम करने के लिए। अब तक क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे यहाँ के किसान कि भाई टैक्स को कम करो, टैक्स को कम करो, कर को कम करो, बहुत अलग अलग तुमने जो कर लगा रखे इनको कम करो। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो उनकी जमीन ही दूसरे काम के ले गई। अब तो उनकी जमीन ही नहीं रही, अब टैक्स की बात कहां से करें? किसानों ने सोचा यार, जैसी भी थी, जैसे चल रही थी अपनी अच्छी खासी, इतना तो हो ही रहा था, कुछ आगे पीछे बचत नहीं हो रही थी, तो अपना प्रोसेस तो चल ही रहा था, अपने हाथ में जमीन थी वो भी चली गई। अब यहाँ के किसान जमीन की वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने लगे। अब यहाँ के किसान किसके लिए आंदोलन करने लगे? कि हमारी जमीन कैसे भी करके अपन को वापस प्राप्त हो जाए। उससे पहले किसी कर रहे थे? टैक्स को कम करने की। लेकिन भाई साहब सामंत जी ने तो वो दूसरे गांव को सौंप दी। दूसरे गांव से उसको चाहे कम टैक्स लेना पड़े, लेकिन यहाँ तो उनसे किसानों को हैनक निकाल दी। ये बातें वहीं की वहीं, जितनी सुधार होना था उसकी जगह और किसानों की बुरी हालत हो गई।
और इसके बाद 1927 में पथिक जी इस आंदोलन से अब अलग हो जाते हैं। पथिक क्या हो जाते हैं? किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। ये अपने सारे प्रयास सब तरीके से कर चुके थे, पर हाँ, एक लंबे समय तक चाहे इन्होंने 10-11-12 साल जो नेतृत्व किया, उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं इसका महत्व इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत सारी जो जागृति की, लंबे समय तक एक आंदोलन को चलाए रखा, लोगों के मन में इच्छाएं जागृत की, अधिकारों के बारे में लोगों को सचेता, लोग इकट्ठा होने लगे, सरकार के विरोध में बातें करने लगे, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, और आंदोलन की वास्तविक स्थिति लोगों को समझाई कि आंदोलन को ऐसा करो कि वो अहिंसात्मक हो। यदि वो हिंसा का रूप लेगा तो दब जाएगा। शांति से आंदोलन चलाया और ये लंबे समय तक किसानों के को मांग को पूरे देश में बिजोलिया को पॉपुलर बनाया। बिजोलिया के आलेख पूरे देश में बड़े बड़े अखबारों में छपने लगे। बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, चाहे वो महात्मा गांधी जैसे नेता हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता हो, उन सब ने बिजोलिया के किसानों की बात को पुरजोर तरीके से अलग अलग भारत के देश के कोने में जो सभाएं होती थी उनमें भी इस बात को रखा। जो यहाँ के महाराणा थे फतेह सिंह, उनको भी कई बार लेटर लिखकर इस बात के लिए समझाया कि जो यहाँ के किसान है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे आप कम करो। तो एक लंबा पीरियड पथिक ने दिया, और पथिक ने इसी आंदोलन के कारण न केवल यहाँ के जो किसानों के आंदोलन के पिता कहा जाते हैं, जितने भी यहाँ के किसान थे उनको आंदोलन किसने सिखाया? पथिक ने। किसने सिखाया? पथिक ने। और न केवल अपन देखेंगे कि इस आंदोलन के महत्व आगे क्या है, उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, पर ये अपन ने कल तक यहाँ तक पढ़ लिया था। आज आए जिनको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई उनकी, वो इसलिए कि क्योंकि और भी अभी आंदोलन बाकी हैं, वो चाहे छोटे छोटे हों, पर उनकी भी इंपॉर्टेंस अपने आप में समझ आई। मैंने इसका यहां तक सिनेरियो इसलिए मैंने रिपीट किया है और कुछ समझाने की कोशिश की है। ये जिन्होंने जो रेगुलर क्लास ले रहे थे उनको डाउट नहीं है, उनको कुछ इसमें डाउट हो, अनु या वंशी का कुछ डाउट हो तो अभी बता सकते हो। यहां तक अपन कल कर चुके थे। नो सर। है ना? और कोमल, सोनू, आप लोग कोमल, सोनू और एक और कौन है अपने साथ आज? दिया दीदी। दिया। हाँ दिया, थोड़ा बहुत ये समझ आया होगा, पूरा तो मुझे पता है नहीं आया होगा, जो क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो बेसिक ये चीजें समझ आ जाएंगी। पर हाँ, जब इस बात को पूरे को अब इसमें लगो 2 क्लासें हमारी पूरी तरह हो चुकी हैं, इस पूरी कहानी के लिए 2 क्लास लगा चुके हैं हम अब तक, तब आप धीरे से पढ़ोगे और लिखोगे तो इसमें बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। फिर भी कुछ ऐसा डाउट अभी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना? कोमल कैसे ये छुट्टियों के बाद आवाजें कैसे कम हो गई? दिया तो शादी में हो गया ही है, दिया की तो आवाज बढ़नी चाहिए। सर मैं तो बोल रही हूँ आई जब से। नहीं आप तो बोल रहे हो, खैर मैं दिया की बात कर रहा हूँ, दिया की आवाज कम हो गई आज। सर वो ज्यादा खा के आ गई शादी में। कुछ ज्यादा करने खा गई के थी, आ गई? कामड़ थे वहां पे भी चली गई। सर कुछ ही तुम्हें नहीं। नहीं लेके आएगी? सर पास में होने का फायदा उठाती है, जब देखो जब वहीं चली जाती है। बेचारे मामा जी भी परेशान हो गए। सही है सही है, अच्छा। तुम्हें नहीं लेके आएगी? नहीं सर बुलाई ही नहीं, अकेला अकेला खा ली। सर अरे बोलने से इज्जत ही नहीं है। नहीं नहीं, नहीं दिया ये तो गलत किया, कोमल को तो लेके आना चाहिए था आपको। सर अब ये बताओ सर, बोलने से अकेला पहले अकेला तो पता नहीं बोलने कैसे की खा इज्जत ली। ही है। कोई नहीं, कल आपको ये बहुत अच्छी खासी बहुत सारी कुछ खिला देगी, उसके बदले में बचा होगा उसको ले आएगी कल आपको। हाँ पर ये खुदा है तो सही ना। अच्छा, सर दिखती है क्या लाने वाली? और ये तो आप पर ऐसे एक दूसरे को बांट के खाना चाहिए, पता है? अकेले अकेले खाते हैं जब अपच हो जाती है। सर देख लो दिया अकेले दीदी, देख लो सर भड़काने का काम कर रहे हैं, लड़ाई कराएंगे। अरे सर खुद खाने की बात कर रहे हैं, कुछ सर की नहीं बोल आदत रहे ही खराब है। अपन जब भी प्यार से बोलते हैं सर बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करते ही है। नहीं नहीं नहीं, दिया और कोमल में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, ना होगी। क्योंकि सर हमें पता है आप भड़काने का काम करते हो और हम नहीं भड़कते।
वो तो मैं एक आपके समझदार थी, एक इसलिए दोस्त पता और नहीं मुझे। बिछड़ गई, उसका मुझे बड़ा दुख है। कौन? बिछड़ने की वो क्लास नहीं ले पाती वो चंचल, हाँ। है ना। यस सर। अब देखो एक बात मैं कल जो नहीं थी, अभी आप आगे चलेंगे इसी में अपन कुछ बातें और बता दूं मैं आपको कि अभी अपन ने कितने दिन पढ़ाई की है, लगभग मुश्किल से 15 से 20 दिन क्लास ली होंगी अपन ने, है ना, यस या सर। ज्यादा ले ली, इतना ही मान के चल लेते हैं। इन 15 से 20 दिनों में कितना सीखा। सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद से पूछना कि हम 15-20 दिन से जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं या सुबह से हम क्लास लेते हैं, लिखते हैं, या इसका क्या मतलब है, और जो सीखा उसका याद कितना है, और याद नहीं है तो क्यों, याद नहीं है तो क्यों। आपको पता है पिछला 1 महीना पता भी नहीं चला अपन को कब निकल गया, और लगभग कई सारे टॉपिक, ऐसा नहीं अपना हुआ नहीं, कई सारे अपने टॉपिक हुए जिसमें मुख्य रूप से जब अपन मॉडर्न इतिहास की बात करें तो अपन को वो फ्लो मिल गया कि अपन क्या, अब जब कुछ लोग अभी छुट्टी कर लिए उनको अब थोड़ी सी क्लास ले लेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी, पर जिन जैसे अन्नू ने रेगुलर क्लास ली है तो इस बात को वो अच्छे से समझ सकती है कि उससे जो रेगुलर क्लास हुई है अब जो हाल ही फिलहाल में, इससे क्या फ्लो मिल गया, और क्या आप यदि ये नहीं लेते तो क्या सही थे या गलत थे। टाइम यूं ही निकल जाएगा, अपन सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, टाइम भागता रहता है और टाइम निकल जाता है। टाइम इसमें नहीं निकलता कि अपन ने एक क्लास में दो ही चीजें सीखी या इतना स्लो सीखा, लेकिन कुछ तो सीखा ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपना सिलेबस 20% हुआ है या 25% हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है ये क्या 20 या 25 जो हुआ है, जो अपन को आता है। इस बात के चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कल मैं सबसे पूछूंगा कितना सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, कुछ प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये बात अच्छे से लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब बातों को मैं कल आपसे बिल्कुल पूछूंगा और चर्चा भी करूंगा। और एक बात मैं आपको सबको एक बार क्लियर बहुत साफ शब्दों में बता दूं, जो भी छुट्टी करे वो बताए, और कब बता दे, ग्रुप में मैसेज छोड़ दे, चाहे जैसे अपनी 6 बजे से क्लास होती है तो 5 बजे चाहे वो 5:30 तक अपनी इंफॉर्मेशन दे दे ग्रुप में, 6 बजे तक भी दे दे। ये सबको ही इस बात की सलाह है कि आप पता रहे कि कौन ले रहा है नहीं ले रहा, तो उस हिसाब से अपने क्लास में ना तो जो शुरुआती अपनी 10-15 मिनट टाइम खराब होता है इसमें किसी का इंतजार में या उसमें नहीं निकले। तो इस बात का बहुत क्लियरली बहुत पंचुअली ध्यान रखें। ऑफलाइन क्लास में क्या फायदा होता है कि अपन को जब टीचर के सामने होते हैं तो अपन को पता रहता है कि नहीं लेंगे तो टीचर 2 सवाल करेगा या उनकी नजरों में आएंगे कि हम क्यों नहीं ले रहे, सीख रहे नहीं सीख रहे। इस क्लास का यही फायदा है कि जैसे अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना तो यकीन मानो ये 90% उसी तरह की क्लास है, बस चाहे हम आमने सामने नहीं है पर उसका आपको पता है कि कौन कौन यहाँ क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, और कौन क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, पूरी तरीके से ऑफलाइन की तरह। यदि ऐप होता है यूट्यूब होता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम होती है कि आप मैसेज कर सकते हो और मैसेज पे हर किसी का ध्यान नहीं जाता, या बहुत सारी भीड़ में होती है तो ध्यान नहीं जाता। लेकिन यहाँ आप अब गिने चुने हो, तो मैं चाहता हूं कि अब मेरी यही सबसे बड़ी एसेट्स होगी कि तुम जो लोग पढ़ रहे हो ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। यदि इसका कुछ आउटपुट निकलेगा तो मेरा आउटपुट निकलेगा, नहीं तो कोई आउटपुट नहीं है।
कौन पढ़ेगा मेरे से फिर कल? तुम कुछ सीखोगे तो दो बच्चों और को बताओगे तो वो भी पढ़ेंगे, है ना? तो इस और सिलेबस की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस की टेंशन लेने की मुझे जरूरत है। एक चीज और, 10 मार्च तक 70% अपना कोर्स हो जाएगा राजस्थान हिस्ट्री का। जो 30% अपना कोर्स बचेगा वो एक्स्ट्रा क्लासों के माध्यम से होगा। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे कुछ यदि सभी को कंफर्ट रहा तो मॉर्निंग में क्लास ले ली, संडे को ले ली, लेकिन 11 मार्च के आसपास, ये मानना 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा मैं, 11 मार्च के आसपास अपनी स्टार्ट हो जाएगी, या तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे या पॉलिटी। कल्चर का पोर्शन मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, कल्चर का मैं चाह रहा हूं पॉलिटी करके अपन कल्चर स्टार्ट करें, या ज्योग्राफी करके अपन कल्चर स्टार्ट करें, या तो ज्योग्राफी करके कल्चर स्टार्ट करें या पॉलिटी करके अपन कल्चर अपनी स्टार्ट करें, या फिर ऐसे करेंगे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और इसी पीरियड में जो 30% है पॉलिटी खत्म होगी, इसके साथ साथ अपन ये भी खत्म कर लेंगे, है ना? तो लोगों की यही तो कोशिश रहेगी 5-10 अप्रैल तक अपना पॉलिटी खत्म हो जाए। पर ये चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो या इसका कुछ आउटपुट निकल रहा है नहीं निकल रहा, इस चीज का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, और नहीं निकल रहा तो क्यों। मेरे से जो सहयोग बनेगा मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूं, या आप उसके बारे में कुछ मुझसे कहोगे या पूछोगे तो। क्लियर है नहीं ये चीज? हाँ, इंतु किंतु परंतु किसी को है इस बात पर? सन्नाटा छा गया। वंशिका, रीजनिंग कब पढ़ाओगे? अच्छा आपको रीजनिंग, रीजनिंग में कल बताता हूँ मैं आपको कब से आपको पढ़ाते हैं। हम्म। पर अभी जो मेरे सवाल है इनका जवाब है आपके पास? कौन सा वाली? ये जो 3 बताए वो? हाँ, उनमें तो पता नहीं। तो कल तक ढूंढ लेना। हाँ, कल तक ढूंढ लूंगी, आज रात सोचूंगी पूरी रात बैठे बैठे। हाँ, है ना? ये जरूरी है। अब देखो, अब एक बात बता रहा हूँ, जैसे तुम 5 लोग 4 लोग तुम सब लोग एक ग्रुप के हो, तो तुमने क्लास ली है तो कुछ सीखा ही है, और जिन्होंने नहीं ली उन्होंने क्या सीख लिया कि इसी 1 महीने में कुछ अलग से अचीव कर लिया उन्होंने, या इस टाइम को कोई स्पेशली यूज कर लिया कि वहां कुछ उनको एक्स्ट्रा गेन हो गया हो। आई थिंक तुम सब बच्चे नहीं हो, सब समझदार हो, कॉलेज में हो इस समय, तो बेटर समझते हो। खैर, फिर करंट कब पूरी करोगे आप? क्या करंट कब पूरी करोगे? करंट तो साथ साथ चलेगी। आप अब एक बात बताओ, आप सब लोग जैसे अब अनुपस्थित चल रहे थे तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा डिले कर रहा था, अब डिले नहीं करेंगे करंट में अपन बिल्कुल भी। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो लोग छुट्टी पर रहे वो फिक्स बिल्कुल एक्यूरेट 1 दिन पहले या 5:30 बजे तक, उस जिस दिन क्लास है उस समय तक इन्फॉर्मेशन दे दे। और जो मैंने रेगुलर पूछने का सिलसिला जारी रखा था वो जारी रहेगा। बस आप अभी मुझे जो यहाँ तक है वो मेरा यही है। अब मैं आपको बताया, मॉडर्न आराम से अपनी कब तक खत्म हो जाएगी? बहुत इजीली खत्म हो जाएगी 10 मार्च तक, बहुत आसानी से। और 10 मार्च के बाद फिर अपन ज्योग्राफी या पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। राजस्थान भी, अब रीजनिंग रीजनिंग चिल्ला रहे हो सब, या कोई अलग अलग कह रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि राजस्थान जी के कर ली ना तो ये मानो अपने किसी भी एग्जाम की 50% तैयारी कंप्लीट कर ली। रीजनिंग को आप 1 महीने में बहुत अच्छी कर सकते हो, बहुत अच्छी, लेकिन राजस्थान जीके को कोई भी 1 महीने में अच्छी नहीं करा सकता आपको। चाहे कितना भी पढ़ लो, 15 घंटा पढ़ लो, चाहे 18 पढ़ लो। जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की सब्जेक्ट हैं जो एक लंबा चौड़ा अपन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन रीजनिंग के कितने 10-15 टॉपिक, 10 टॉपिक
2-2 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बस। सर 10 टॉपिक ही थोड़ी आते हैं रीजनिंग में। मेनली समझने के लिए 10 से 15 टॉपिक ही होते हैं बस, उसके बाद प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे तो वहां 25-30 टॉपिक होते हैं, एक बार फ्लो बन गया। रीजनिंग ये मान के चलना, रीजनिंग सबसे एक बात और बता दूं, रीजनिंग की कभी एक बार लाइफ में सीख ली ना, या एक बार क्लास ले ली, उसके बाद कभी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती रीजनिंग में। मैं उस लेवल की रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एसएससी और बैंक की रीजनिंग की बात करो, है ना। मैं राजस्थान के जो एग्जाम में जो रीजनिंग आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और खासकर जो आप जिनमें सीटी में तो आती नहीं, सीटी में रीजनिंग नहीं आती, आपको पता हो तो बीएसटीसी कौन में आती बोल है दिया तेरा सर आपको? क्या? सीटी में रीजनिंग आती है। सीटी में रीजनिंग आती है? हाँ किसने बताया? हो सकता है मेरा जिन्हें वो ध्यान से निकल कंप्लीट रहा हो, करी है ना, और मुझे जितना ध्यान नहीं आती शायद। आती है सर रीजनिंग। मैं आज देख के ये बात क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रीजनिंग जब से मैंने पढ़ी है, आज से शायद 6 साल पहले पढ़ी थी, और तब से आज तक मुझे कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस भी एग्जाम आती है हाँ इतनी सर लेवल आती की। है, क्या? आती है आज सर सीईटी में रीजनिंग। आज आती है? कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सारी आती है? कौन फिक्स टॉपिक आते हैं हाँ सर हमको पूरे क्या पता टॉपिक सर, आते हैं रीजनिंग के। सीटी में? पर रीजनिंग आती है सर। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। आती है तो ये बात, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी देर के लिए, है ना। नहीं सर, थोड़ी देर के लिए हम तो ऐसे ही बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी तो ऐसे मैं, भरोसा किया ऐसा नहीं करो। कि वो हर चीज मुझे आती है, कोई किसी चीज पर ध्यान नहीं होता तो कई बार नहीं होता, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने में मना नहीं करता। पर मुझे यदि डाउट होता है तो मैं उसको डाउट में ही समझता हूँ ना, कि हाँ शायद आप बोल रहे हो तो हो सकता है। पर जब तक एक बार ये होती है ना, हाँ कंफर्म हो गया, तो ये बात सही है कि आपकी आती होगी। पर फिर तो 10 क्वेश्चन आते होंगे लगभग, 10 तो टोटली नहीं आते शायद, क्योंकि मैंने भी सीईटी दिया है, मुझे जितना ध्यान है। सिलेबस तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीईटी के लिए भी कोई सर सिलेबस रीजनिंग देखना की था। बुक में है ना जो 25 से 30 टॉपिक है। कितने? 25 से 30 तक टॉपिक है, और जितना राजस्थान जी के आता है उतना ही ये रीजनिंग आती है उसमें। बेटा इस बात की तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ, जितना राजस्थान जी की आती है उतनी रीजनिंग नहीं आती, और इसका मैं आपको पेपर भेज दूंगा अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में। आज आप सर क्लास तो लेने का अभी मूड हाल बना ही में होगा। लगी है ना, उनके ही भेजना, कहीं आप 5-6 साल पुराने भेज दो। सीईटी को 5-6 साल से पुराने हो ही नहीं रहे, 2 बार हुए हैं बस सीईटी के एग्जाम। ये आपको ध्यान है? 2 ही बार हुआ है अब तक बस। ये पता है नहीं? नहीं सर। ये अब तक ओनली 2023 और 24 में 2 बार एग्जाम हुआ है सीईटी। उसके बाद कोई ना तो उससे पहले एग्जाम हुआ है, और ना उसके बाद अभी तक एग्जाम हुआ है। ये नया कंसेप्ट था। वैसे तो ये मॉडल तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कि जो एक साथ ही 20-20, 25-25 लाख लोग एग्जाम में भाग लेते थे, तो जो लीक होने के चांस थे वो ज्यादा बढ़ रहे थे, और उसी को कंट्रोल करने के लिए सीटी लेके आए। और सीटी लाने का मतलब ये था कि एक बार सीटी लोगों ने क्लियर कर लिया, तो उससे क्या है कि जो 20 लाख की भीड़ है वो कम हो जाएगी, जो एग्जाम थे वो ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकेंगे। पर वो उतना मतलब सक्सेस नहीं रहा, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सक्सेस रहा, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि कुछ एग्जाम सीईटी के अंदर हैं, कुछ एग्जाम सीईटी के अंदर नहीं है। एक ही तो इशू ये। दूसरा इशू ये है कि उसमें कैसे 15 को ना माने तो कोई मान लो 5 से वैकेंसी आई है, तो क्या उनमें 25 से लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो उस तरीके से वैल्यूएबल रहा नहीं सीईटी। अब फिर इसको और थोड़ा सा जब सेकंड दूसरा सीईटी लगा तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया, और इस बार इसको कर दिया गया कि ठीक है भाई, अब 15 गुना नहीं लेंगे, अब 40% जो सीईटी में ले आया उसे अपन क्वालिफाई मान लेंगे, है ना। 40 नहीं है सर, 60 है। सोनू बेटा कहाँ पढ़ लिया आपने सेट? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में वो लागू तो नहीं हुआ अभी?
मुझे नहीं पता सर, मैंने पढ़ा था, और 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं सर इसमें, सीईटी में, जो 12वीं तक की लेवल की है ना उसमें, किसके क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग के। एक काम करना, मैं आपको पेपर भेज शेयर कर दूंगा, है ना, और उसके बाद आप काउंट करना, और फिर अपन इस टॉपिक पर ग्रुप में भी चर्चा करेंगे आज। ग्रुप में भी अपने मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो, और नहीं तो क्लास में। डन? इतने तो नहीं आते होंगे सोनू। मैंने देखा है, तो मैं बिना देखे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको पागल नहीं कह रहे, आप इस बात को लेकर नाराज मत हो। ये तो हो सकता है कि कई बार मेरे देखने में नजर गलत पड़ जाए, कई बार आपके देखने में किसी के में थोड़ा सा ध्यान हो सकता है। ये कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है, ये कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं पता, नहीं तो क्यों नहीं पता। इट्स ए कॉमन पॉइंट, है ना। तो इसको तो कोई बात नहीं, आप कहो तो बीच में अभी देखें। सर पहले वो तात्या टोपे वाला तो आपने बताया ही नहीं। आपको सब बता देंगे। आपको आप आए कि ना हो, एक बार बताइए। क्या? सोनू, हाँ, उसके बाद कब आए हो आप? आज ही आई हूँ। आज ही आए हो, तो आपको सबसे पहले यही बता दिया जाता है। देखो किताब मेरे पास है, क्या था तात्या टोपे की फांसी कब दी गई, यही था क्या? हाँ, हम्म, अच्छा, इसमें कैमरा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे दिखा दूं। हाँ, कुछ दिख रहा है क्या आपको इसमें? ये मेरी उंगली से जस्ट ऊपर 7 अप्रैल। सोनू, मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाँ सर। दिख गया? हाँ, बस अब तो सर हमारी बुक में भी 18 है, गूगल पे देखा था उसमें भी 18 है, वंशिका भी बोल रही थी 18 है, और अन्नू भी बोल रही थी कि 18 ही है। 18 अप्रैल। हाँ, देखो, मैं इसकी क्रॉस वेरीफाई मैंने किया, तो अलग अलग बुक में ये बात सच है कि अलग अलग दे रखा है। पर ऐसे फैक्चुअल जहां जगह कोई कुछ ऐसी डाउट्स होते हैं, वहां जगह से या तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिक नहीं होगी। मैं आपको इसके ऑथेंटिक प्रूफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? हाँ सर। अब तो सही है ना? हाँ, और ताजा ऑथेंटिक पढ़ा ग्रुप नहीं में है क्या? क्या? पढ़ा नहीं है क्या, जब आपको बातें करनी है? नहीं, समस्याएं तो सुनी जानी चाहिए ना। अब समस्याएं फिर हाँ, समस्या बोलते ही नहीं तो सुनो फिर आप लोग लोग। एकदम अंदर अंदर घुटन होने लग जाए। अब मुझे अब पता चला है कि सोनू की बात आवाज तब से क्यों दबी हुई थी। अब तो चल गया ना पता। हाँ, अब चल गया पता। पर अब इसको समझ ये सुनो। ध्यान नहीं कि ये पिछले 3-4 दिन से छुट्टियों पर थी। 5 मिनट तो के लिए सर क्लास ज्वाइन फालतू में करती, थोड़ी देखने के लिए, तो, हाँ क्लास हो रही है क्या, हाँ हो रही है, फिर गायब हो सर जाओ जल्दी से। फालतू में नहीं थी अभी आप। नहीं, आपकी तबीयत खराब हो तो आपके क्लास ले लोगे क्या? मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं ना, ये इशू जाना ना है कुछ, इस बात की चर्चा की नहीं तो तुमसे। सर आप बोल रहे हो ना कि कल ऐसे दिखाने के लिए आई थी और 3-4 दिन से क्लास नहीं ले रही, ऐसे बोल रहे बेटा, हो ना आप। एक 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 बात बता दूं मैं आपसे, सोनू, आपको बुरा लगेगा। मैं कोई आपसे बहस करने की वो नहीं हूं ना, मेरा ये अधिकार ना आपको ये बात शोभा देती। जो बात मुझे लगती है, मैंने कोई ऐसी हर चीज को मैं बहुत सीरियस तरीके से नहीं बोलता। हर बात को बोलने का मतलब एक एक यही नहीं होता कि आपसे ये बात बोल दी तो क्यों बोल दी। कुछ बातों को कॉमन चीजें समझकर एक हंसी मजाक में भी समझा करो। और शायद जितना बोलता हूँ तो ऐसे नहीं बोलता कि भाई मैं कोई आप पे गलत तरीके से बोल रहा हूँ। एक नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, हाँ आप ये बात, इसमें कौन सी मैंने कोई गलत बोल दी आपको, है ना? तो इस बात को थोड़ा नॉर्मल लेके चला करो। वंशिका, अपन तो इधर ही आ जाते हैं। कोमल,
अब अपना तृतीय चरण के बारे में कल अपन ने बात कर रही थी, और जो तृतीय चरण था वो 1923 से और 1941 के मध्य ये चल रहा था। 1923 से और 1941 के मध्य ये पूरा जो अपना आंदोलन चल रहा था, तृतीय चरण ये माना गया। पहले अपन ने देखा क्या किया, किसानों ने जमीन किसको सौंप दी, सामंत को सौंप दी, और सामंत ने वो जमीन किसको, दूसरे को दे दी। और अब जो आंदोलन था वो टैक्स को छोड़कर किसको होने लगा था, जमीन वापस प्राप्त करने को। अब किसको आंदोलन होने लगा, जमीन प्राप्त करने को। और इसी समय जो विजय सिंह पथिक है 1927 में अलग हो जाते हैं। पथिक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। किससे, आंदोलन से अलग हो जाते हैं, है ना। अब एक लंबा चौड़ा इतिहास जब अपन देखें कि कितना चलता, जैसा मैंने आपको बताया, पथिक जी ने इसको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया था, एक पूरे देश में पॉपुलर हो चुका था, सबकी निगाहें इस आंदोलन पर थी। तो महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को इस आंदोलन की कमान सौंपी। महात्मा गांधी ने किससे कहा, जमनालाल बजाज से कहा कि तुम जाइए और उस आंदोलन की स्थिति को, वास्तविक स्थिति को देखिए और उसका नेतृत्व करिए। और जमनालाल बजाज ने आप किसको अपॉइंट करते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय को। किसको नेता बनाते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय को बिजोली आंदोलन के क्या बना देते हैं, अब नेता बिजोली आंदोलन के कौन हो जाते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय बिजोली आंदोलन के क्या हो जाते हैं, नेता हो जाते हैं। किसकी जगह, विजय सिंह पथिक की जगह। और फिर ये धीरे धीरे चलता रहा, जो पथिक ने इसको पूरे देश में अलग अलग तरीके से पॉपुलर बनाया, अलग अलग एक्टिविटी से। अब ये बहुत स्लो पड़ गया था, क्योंकि अब आंदोलन थोड़ी सी दूसरी तरीके से होने लगा था। अब टैक्स वैक्स तो नहीं, अब तो इनकी जमीनें चली गई, सबने अपने अपने पत्र लिखे, दबाव बनाया, तो अब ये अलग दिशा में ये आंदोलन मुड़ गया था। अब यहाँ के किसान थोड़े कमजोर पड़ गए थे, और ये चलता रहा धीरे तेज। लोग अब ये इस आंदोलन से ज्यादा दूसरे तरीके से आसपास आंदोलन हो रहे थे उनमें भी भाग लेने लगे, अब अंग्रेजों का विरोध करने लगे, अब अलग तरीके से भटक गए आंदोलन। अब इस आंदोलन अंग्रेज विरोधी तरीके देखने लगे, अंग्रेजों को विरोधी मानने लगे, अलग तरीके से किसान यहाँ के अब बट गए और अपने कामकाज में लग गए। लेकिन चलता रहा स्लो धीमा तेज, और फाइनली 1941 में जाकर यह आंदोलन समाप्त होता है। और टी राघवाचारी के, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ के पीएम थे टी राघवाचारी, टी राघवाचारी, है ना। इनके और किसानों के मध्य समझौता होता है, किसानों को इनकी जमीन वापस लौटा दी जाती है, और इनके जितने भी जो टैक्स थे ऊपर नीचे वो सारे कम कर दिए जाते हैं। इसके बाद अपन इसमें ये कुछ चीजें और पढ़ेंगे कि इसके लिए किसने, एक तो तिलक ने मांग उठाई थी, तिलक ने पत्र लिखा था महाराणा को, और कुछ और क्रांतिकारी थी उन्होंने भी इसकी बात की थी। उन तो कुछ चीजों को अपन लिख लेंगे, और लास्ट में इस आंदोलन के महत्व कि ये आंदोलन ने इतने लंबे समय रहा, तो क्या राजस्थान के क्रांति में इसका महत्व है, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या महत्व है, कि किसानों को जागृत करने में क्या महत्व है, लोगों को जागृत करने में क्या महत्व है, एक आम जनता को देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में इस आंदोलन का क्या महत्व है। उन सब में इन्हें अपना अमूल्य और अतुलनीय योगदान निभाया इस लंबे चौड़े इतिहास के साथ, इस बिजोलिया किसान आंदोलन। इसी किसान आंदोलन के कारण जो आसपास के बेकू, बूंदी जैसे छोटी छोटी जगह थी, वहां पर भी और पूरे राजस्थान में अपनी अपनी मांगों को लेकर किसान आगे आए, और अपनी अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने लगे। और इन्हीं का थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जो वहां की जनजाति थी वो भी अपनी अपनी मांगों को आकर करने लगी, और जनजातीय आंदोलन भी इस समय हुए।
तो सीधे तौर पर तो स्वतंत्र आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन लोगों को जागृत किया और लोगों को प्रेरित किया कि तुम खुद की देश में हो, खुद की चीजें हैं, तुम किसी के अधीन नहीं हो। और किसान आंदोलन के बाद ही जो अगला जो परिप्रेक्ष्य आता है, अगला चैप्टर आता है, वो आता है प्रजामंडल आंदोलन का। वो भी कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान था किसान आंदोलन का, है ना। तो अभी अपन इसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। पंजिका लास्ट लाइन क्या लिखाई थी कल मैंने? 1927 में पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए। 1927 में पथिक बिजोली आंदोलन से अलग हो गए, है ना। अब लिखिए, महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमनालाल बजाज को भेजा। बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को भेजा और जमनालाल बजाज ने किसको नेतृत्व सौंपा? हरिभाऊ उपाध्याय को। उन्नीस सौ इकतालीस में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के प्रयासों से राजस्थान सेवा संघ के साथ राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता किया तथा किसानों को उनकी भूमि लौटा दी। वे बहुत से
लाग वाग कम कर दिए। लाग वाग मतलब जो टैक्स के रूप होते थे। इसी के साथ ही आंदोलन समाप्त हुआ। लिख लिया हो तो बता देना। लिख ली। अब इसकी आंदोलन की कुछ और बातें हैं जो अलग अलग से अपन पॉइंटों में अपन बीच में चर्चा नहीं की, उनको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना। बाकियों को तो पूछ लो। जब एक ने हाँ करा तो औरों को यह तो नहीं करना चाहिए। किसी को लिख लिया सामने, किसी को ऑब्जेक्शन है? अब इसमें तिलक ने एक तो, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको? महाराणा को। महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। उनको पत्र लिखा कि भाई जो किसानों की मांगे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं तो लंबे समय से, इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। एक तो ये लिखा, और दूसरा तिलक ने किया क्या कि मराठा में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तिलक वैसे तो बहुत सारे समाचार पत्रों के प्रकाशित करते थे और अपने लेख छपवाते थे। तो उसमें एक मराठा अखबार में भी बिजोली किसान आंदोलन के बारे में लेख प्रकाशित करवाया। वो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक उस समय के जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे, और भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं ना। तो ये दो बातें लिख लीजिए, महाराणा को पत्र लिखा और मराठा समाचार पत्र में भी लेख छपाए। तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया के बारे में लेख प्रकाशित किए। बिजोलिया के बारे में लेख प्रकाशित किए। तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को भी बिजोलिया के लिए पत्र लिखा।
प्रेमचंद के प्रेमचंद हिंदी वालों ने तो सुना होगा। प्रेमचंद का नाम सुना है अन्नू? हाँ सर। तो प्रेमचंद क्या थे, ये उपन्यास या कहानियां कविताएं लिखते थे, है ना। तो हाँ, मुंशी प्रेमचंद ही थे। तो प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में बिजोली आंदोलन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? बिजोली आंदोलन का उल्लेख है रंगभूमि उपन्यास में। भंवरलाल ने गीतों के माध्यम से बिजोली आंदोलन का प्रसार किया। किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से। पथिक ने उपरमाल में डंका नाम से एक पर्चा प्रकाशित किया। डंका नाम से एक पर्चा प्रकाशित किया। पर्चा क्या होते हैं? अखबार का ही छोटा रूप होता है। अखबार में बहुत सारी विस्तृत खबरें होती हैं, और जो पर्चे होते हैं, जैसे अपन किसी पोस्टर को नहीं देखते, छोटे छोटे पोस्टर, जैसे अभी अखबारों में छोटे छोटे पोस्टर आते हैं, तो समय एक एक पन्ने के में उसके बारे में कुछ बातें लिख दी, की पॉइंट लिख दी, जन जागृति पॉइंट लिख दिए। उस तरह से पर्चा नाम से, डंका नाम के नाम से पर्चा प्रकाशित किए। कहाँ पर? उपरवाल ने। किसने किए? विजय सिंह पथिक जी ने। ये लिख लो तब बता देना।
वंशिका लिख लिया। यस सर। और अन्नू, यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता सकता है। अब 3-4 पॉइंट और लिख लीजिए बस इस आंदोलन के महत्व, और इसी के सबके महत्व बाई चांस कभी कभार डिटेल्स में पूछ ले, फैक्ट न पूछ कर थ्योरेटिकल पूछ ले कि बिजोली आंदोलन किसान आंदोलन के क्या महत्व थे, किसी भी और आंदोलन के लिए पूछे तो यही महत्व काम दे जाएंगे लगभग कुछ। इस आंदोलन के अपने आप में क्या महत्व था। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, ये राजस्थान का पहला संगठित रूप से किसान आंदोलन था। विश्व में ऐसा कोई सा आंदोलन नहीं हुआ जो इतने लंबे समय चला हो और अहिंसक रहा हो। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। भाई आज कोई 2 साल 5 साल वेट करे, 10 साल वेट करे, एक टाइम पर तो जनता में अंदर से फूट वो गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विद्रोह दूसरे तरीके से होने लग जाता है, या वो हिंसा का रूप ले लेता है, या उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इस तरीके से चला कि इसमें कोई इतने लंबे पीरियड भी 44 वर्ष में भी ये हिंसा का रूप नहीं ले पाया। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास, इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन से संपर्क स्थापित हो पाया। अन्य किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा का इसने अन्य किसान आंदोलन के लिए एक तरीके से प्रेरणा का कार्य किया।
लिख लिया? यस सर। किसी ने नहीं लिखा तो वो बता सकता है। अब अगले आंदोलन पे आते हैं, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन ये चला था 1921 से लगभग 1925 के मध्य, है ना। ये लगभग 1921 में शुरू हुआ था मुख्य रूप से, और 1925 में वही वो बगल पास में ही कहाँ पे आंदोलन हो रहा था, बिजोलिया में आंदोलन होता, ये भी मेवाड़ के अधीन ही आता था। तो आसपास के लोग और आंदोलन जो भी हुए किससे प्रेरित हुए थे, बिजोली किसान आंदोलन से प्रेरित हुए थे। भाई अपन को पता चले चौमू के पास पास कहीं किसी चीज की मांग हो रही है, और फिर चौमू के लोगों को पता चले या जयपुर के लोगों को पता चले, और किधर के लोगों को पता चले आसपास कैसे हो रही है, तो आसपास के लोगों को उनकी भी ये समस्या है, तो वो भी फिर अपनी मांग को करने लगेंगे, है ना। वैसे पहले अपन बेगू की बात करें तो ये बेगू है जो चित्तौड़गढ़ का में किसमें आता है, चित्तौड़गढ़ के पास क्षेत्र, किसके अंतर्गत आता है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, चित्तौड़गढ़ के पास का एक एक ठिकाना है। वैसे ये चित्तौड़गढ़ के ए श्रेणी का ठिकाना था, और वो भी कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, वो भी ए श्रेणी का ठिकाना था। इसका मतलब ये बड़े ठिकाने थे जो मेवाड़ के अधीन आते थे, मेवाड़ राजा के अधीन आते थे, इनसे उनको बड़ी धन के रूप में, कर के रूप में राशि प्राप्त होती थी। और यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो थे अनूप सिंह। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे, अनूप सिंह। लेकिन ये ठिकानेदार किसान हितैषी थे। कैसे थे ये ठिकानेदार, किसान हितैषी थे, ये किसानों को सपोर्ट करते थे, किसानों की मांग को प्राथमिकता देते थे। लेकिन चित्तौड़ के अंतर्गत ये श्रेणी का ठिकाना था बेगू। उस समय ब्रिटिश सरकार की हालत वैसे ही खराब थी, ब्रिटिश जो सत्ता थी वो लगातार कर पे करके कैसे करके इस राशि बढ़ाई जा रही थी अलग अलग, और उन जगह मुख्य रूप से राशि बढ़ा रही थी जहां से उसको अधिक राशि धनराशि कर के रूप में प्राप्त होती है, या जहां अच्छी पैदा होती है, जहां उनको ऐसा लगा कि यहाँ से अपन कर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से खत्म हुआ था, मंदी के दौर से सिचुएशन उस समय पैदा हो रही थी। तो इन सब चीजों से ब्रिटिश सरकार भी कर की अलग अलग चुनिंदा जगहों पर कर की दरें बढ़ा रही थी। वैसे ही बेगू में भी क्या कारण था, कर की दर बढ़ा दी। क्या कर दी, टैक्स यहां पर भी बढ़ा दिया। तो अब किसान क्या करेंगे, कहीं इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर क्या करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे बेगू में टैक्स की रेट बढ़ी, भूमि कर, कृषि आय की, कृषि कर की दर बढ़ी, तो किसान इकट्ठा हुए। वहां तो थोड़ा आसान था क्योंकि बगल में देख रहे थे जोलिया में आंदोलन चल रहा है, नई नई चीजें घटित हो रही हैं, पूरे देश में लेख छप रहे हैं जिसके। तो वैसे ही किसान यहाँ पर भी इकट्ठा हुए, और यहाँ पर इकट्ठा हुए मैनाल नामक स्थान पर। कहाँ इकट्ठा हुए, मैनाल में इकट्ठा हुए, जिसमें वहां के किसानों ने कुछ प्रमुख बाहर के जो उस समय क्रांतिकारी थे या किसान आंदोलन में जो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे उनको भी उसमें बुलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पथिक
और राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। सर हाँ, आज समझाई तो लिखवा कर देना, चलेगा? तो मैंने लिखवाया ही था अभी, और नहीं, मैं आज तो मैंने लिखवाया ही नहीं है। आज आज मन सोचो ही आप, नहीं है, पूरा शुरू के 1 घंटा मैंने कुछ लिखवाया क्या? आज मन ही नहीं है। 2 दिन बाद तुम ही मुझसे कहोगे कि सर हमारा सिलेबस क्यों नहीं हो रहा। नहीं समझा दो, ये तो समझा रहे हो ना अभी आप, फिर कल लिख लेंगे साथ में इसको। ये पता कब होता है? जब किसी को जल्दी होती है ना, तो हाँ तो हाँ, है ना? तो इस बात की सहमति अपने और जो मेंबर हैं उनसे भी लेकर दो। अरे चलेगा क्या सबको? सबका लिखवा देंगे तो। पर पहले समझ तो लो, पीछे ले लेना। अरे लो, क्या? सोचने का टाइम तो दो। हाँ सुन तो लिए ही ना, सोच लो धीरे धीरे। हाँ, सोच लिए, वो बाद में पूछ लेना, पहले ये समझ लो पूरा। कहाँ पे आंदोलन हो रहा है? बेगू में। बेगू कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में के अंतर्गत आता है, चित्तौड़ के पास की जगह है। ये किस श्रेणी का ठिकाना है? ए श्रेणी का ठिकाना है। सबको पता है चित्तौड़ मेवाड़ राजवंश है ना, ए श्रेणी का ठिकाना। और यहाँ के सामंत कौन है? अनूप सिंह। अनूप सिंह को क्या माना जाता है? किसान हितैषी, मतलब किसानों के सपोर्टर रही है, किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। लेकिन वहां की सरकार ने क्या बढ़ा दिया? मेवाड़ सरकार ने आदेश दिया सबको कि आप टैक्स की दर बढ़ाई जाए। और यहाँ पर क्या किया? कर की दरें बढ़ा दी गई। जैसे कर की दरें बढ़ा दी, तो आसपास के किसान आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ के आंदोलन भी, किसान भी आंदोलन करने के लिए आगे आए। और किसान कहाँ इकट्ठा हुए? मैनाल में। मैनाल में सारे किसान इकट्ठा हुए विरोध करने के लिए। और यहाँ के किसानों ने किनको इनवाइट किया था? पथिक, रामनारायण चौधरी, मानिकलाल बरुआ जैसे प्रमुख जो आसपास की जो सक्रिय रूप से किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो सबने, पथिक उस समय लीडर थे, चर्चे भी थे इनके। ये 1921 की बात है, जब ये किसान इकट्ठा हुए थे मैदान में। चर्चे भी थे, और 1921 में पथिक उस समय प्रमुख किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे, राजस्थान में अग्रणी भूमिका भी निभा रहे थे। तो पथिक से किसानों ने कहा कि संभालो इस, कैसे करना है। तो पथिक ने किया क्या? राम नारायण चौधरी को यहाँ का नेतृत्व प्रदान कर दिया। पथिक ने बेगू आंदोलन का नेतृत्व किसे दे दिया? राम नारायण चौधरी को। अब इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व अब कौन करने लगे? राम नारायण चौधरी यहाँ के नेता बन गए। इनके अंडर में ये किसान आंदोलन चलाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अनूप सिंह क्या थे? किसान हितैषी थे। राम नारायण चौधरी अनूप सिंह से मिले, बातें की, समझाई, तो सॉफ्ट कॉर्नर था किसानों के प्रति। अनूप सिंह जल्दी ही मान गए, और इनमें क्या हो गया? समझौता। समझौते का मतलब संधि। जब उसमें क्या होता है? दोनों पक्ष अपनी अपनी चीजों को एडजस्ट करते हैं। कर की दर ज्यादा थी तो कम कर दी, कुछ रामनारायण जी ने भी एडजस्ट किया होगा, कुछ पर अनूप सिंह ने भी एडजस्ट किया, समझौता हो गया। तो बस ऐसे तो आंदोलन समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ठिकानेदार भी मान गए। लेकिन बिजोलिया में क्या था? समझौता तो होता, और कौन नहीं मानता? ठिकानेदार नहीं मानता। रिपोर्ट तो बनती, जांच तो बनती, एक्शन कौन नहीं लेता? महाराणा नहीं लेता। और जो कर की दरें बढ़ाई थी, वो किसके दबाव में बढ़ाई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव। ब्रिटिश उस जमाने में उनको थोड़े पैसे की ज्यादा जरूरत थी, उनकी आर्थिक स्थिति तंगी में, मंदी में चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध उस समय निकला ही था, तो उसी चीज को देखते हुए कर की दर बढ़ा रहे थे वो, दबाव बना बनाकर। इधर यह समझौता हो गया। जैसे ही समझौता हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को बुरा लगना था कि तुमसे पूछा ही नहीं आपस में किसान, और ये तो सामंत मान गए, समझौता कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया।
ब्रिटिश ने क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया और वहां के राजा को कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे समझौते करने लगे तो कैसे चलेगा। ब्रिटिश सरकार ने समझौते को क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया और इस समझौते को एक और दर्जा दिया, बोल्शेविक क्रांति। क्या कहा इस समझौते को, बोल्शेविक क्रांति कहा, बोल्शेविक समझौता कहा। बोल्शेविक क्यों कहा, बोल्शेविक की क्रांति हुई थी और ये क्रांति हुई थी रूस में। कहां हुई थी ये क्रांति, रूस में हुई थी। उसमें भी सेम कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, जो वहां के रूस के सामंत थे, रूढ़िवादी थे, ये सामंत पूरी तरीके से कंट्रोल करे हुए थे। लेकिन जैसे यहाँ के कुछ किसान इकट्ठा हुए, वैसे ही वहां के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन सामंतों का या उन जागीरदारों का विरोध करने लगे और विरोध करते हुए वहां के जागीरदारों को वहां से हटा दिया। और कब्जा किसने कर लिया, जो विद्रोह कर रहे थे, जनता का कब्जा हो गया यहाँ पर। इसे क्या कहा गया, रूस में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसे ही नाम पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये तो बोल्शेविक समझौता है, ये तो आप पूरी तरीके से जो जनता है उसने आपको दबा दिया है। यहाँ अधिकार किसका हो गया, यहाँ कोई ठिकानेदार नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ कंट्रोल किसका हो गया, किसानों का हो गया, क्योंकि किसानों से की बातें तुमने मान ली। तो इसे क्या कहा गया, बोल्शेविक समझौता कहा गया। अब ब्रिटिश सरकार को भाई अच्छा नहीं लगा, उसे गलत बोल्शेविक समझौता कह दिया, तो ब्रिटिश सरकार ऐसा तो नहीं कह दिया और छोड़ दिया, खुद भी तो एक्शन लेगी, खुद भी तो एक्शन लेगी। और उसने एक्शन लिया किसके खिलाफ, ये सारा कांड किसका है, इस अनूप सिंह का है। सारा कांड किसका है, इस अनूप सिंह का है। सबसे पहले किस क्या किया, इसको हटाया। अनूप सिंह जो वहां के ठिकानेदार थे, राजा से कहा इसे हटाओ सबसे पहले। वो तो जो ब्रिटिश सत्ता कहती थी वही राजा करने पड़ता था राजा को। तो अनूप सिंह भाई साहब हट जाते हैं यहां से और नए सामंत आ जाते हैं, अमृतलाल। और साथ में ब्रिटिश सरकार ने इनके साथ एक और अधिकारी भेजा गया, जिसे बंदोबस्त अधिकारी कहा गया। ट्रेंच। क्या कहा गया, बंदोबस्त अधिकारी कहा गया। और किसे भेजा गया, ट्रेंच को भेजा गया। इससे पहले ट्रेंच का नाम सुना है, कहां सुना है, सुना है, रॉबर्ट हॉलैंड के साथ में, रॉबर्ट हॉलैंड, हॉलैंड के साथ। रॉबर्ट हॉलैंड कौन था, राजस्थान का एजीजी। राजस्थान के एजीजी। तो अब कौन आ गए यहाँ के, सामंत कौन हो गए, अमृतलाल, और अधिकारी कौन है यहाँ पर, ट्रेंच। अब पूरी चन्नी इनकी ही है। किसान तो फंस गया कि अब तो नया सामंत आ गया, पुराना समझौता समझौते की कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो पहले ही ब्रिटिश सरकार तो मानने से मना कर चुकी थी और अब तो ब्रिटिश अधिकारी और आ गए हैं अलग से। फिर रामनारायण चौधरी ने सब किसानों को याद किया और सभी को एक जगह इकट्ठा होने की सलाह बनी और सभी किसान फिर से इकट्ठा होते हैं और फिर इकट्ठा कहां होते हैं, गोविंदपुरम में। कहाँ इकट्ठा होते हैं, गोविंदपुरम। किसान सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ किसानों की सभा चल रही थी और गोविंदपुरम में सब किसान इकट्ठा थे। तभी यहाँ पर ट्रेंच गोली चलवा देता, फायरिंग करवा देता है। कहां पर, गोविंदपुरम में। गोविंदपुरम क्या हो रहा था, सारे किसान इकट्ठा हुए थे इस नई स्थिति को देखते हुए। और इस गोली चलती है, इसमें 2 किसान मारे जाते हैं, 2 किसान मारे जाते हैं, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और 2 कृपा जी, तो किसान मारे जाते हैं। कहा एक लंबा इतिहास
बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो इतने लंबे समय तक चला, जहाँ कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई हो। और यहाँ पर 2-3 साल में ही 1921 में स्टार्ट हुआ और 1923 में तो ब्रिटिश सरकार ने गोली चला दी और 2 लोग मारे गए। फिर पथिक आते हैं और राम नारायण चौधरी से इसका नेतृत्व अपने हाथों में ले लेते हैं। अब यहाँ का नेता कौन बन जाता है इस आंदोलन का? पथिक यहाँ के नेता बन जाते हैं। और 1923 के बाद पथिक इस जगह का नेतृत्व करते हैं और उसके बाद 1925 में सरकार, जो मेवाड़ सरकार वो और ब्रिटिश सरकार वो मान लेती है, वहां के टैक्सों को कम कर देती है। ज्यादा कुछ इसमें घटता नहीं, क्योंकि वहां एक बिजोलिया में जो किसानेदार सामंत था, उनके मध्य और किसानों के मध्य चीजें ठन गई थी। वहां के सामंत अपनी बात को नीचा करने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन यहाँ सरकार और किसकी, ब्रिटिश सत्ता और किसानों के मध्य की स्थिति थी मुख्य रूप से। या जैसी ब्रिटिश सत्ता को और कहीं जैसी प्रेशर बढ़ता कि पूरे देश में क्रांति हो रही है, तो किसी जगह से प्रेशर को कम करने की कोशिश करती। भाई वो समझौता तो करते ही थे ना। उनका ब्रिटिश सरकार का क्या था कि जो विद्रोह हो रहा बस ये ना हो, वो कैसे भी करके यही रोकते थे। उन्होंने बिजोलिया में भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां के सामंत नहीं मानने को तैयार थे। तो जल्दी ही 1925 में इनके मध्य समझौता हो जाता है और इस तरह से आंदोलन समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर इसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ जल्दी सा। जिनको अभी इसमें से कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो फिर दोबारा से ध्यान से देखे। एनीबॉडी एल्स? कुछ पूछना है किसी को? अच्छा ये तो बता दो, कुछ समझ आया नहीं आया? कोमल? नहीं सर। ठीक है, फिर से अब दोबारा से थोड़ा सा जो ध्यान है इधर उधर की बातों में अपन भागा हुआ है मन, उसको यहीं लेके आओ वापस। देखो, जो ये आंदोलन हो रहा था ये कब हो रहा था? 1921 में लगभग इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब पहले अपन देखते हैं बेगू कहां पर है ना? तो बेगू कहां का है? चित्तौड़गढ़ का। अरे ये क्या लिखी? चित्तौड़ का है ना? क्या है? ए श्रेणी का ठिकाना। और यहाँ की जागीरदार कौन है? सामंत कौन है यहाँ के? अनूप सिंह यहाँ के सामंत है। अब क्या होता है कि उस समय जो जितने भी किसान आंदोलन हुए उनका मुख्य कारण क्या था? कर की दर बढ़ा दी। किसान आंदोलन का मुख्य रूप से कारण तो सबका यही था, लगभग लगभग कर की दर बढ़ा दी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मैंने आपको फिर से बता दूं कि ये कहाँ का ठिकाना है? चित्तौड़ का है, ए श्रेणी का ठिकाना है। और चित्तौड़ मेवाड़ का ही अभिन्न अंग था। बिजौली भीलवाड़ा के पास की चित्तौड़ है, तो इनको प्रेरणा भी वहीं से मिली होगी। लेकिन क्यों मिली, क्या कारण रहा? बिजौली में क्या कारण था? मुख्य रूप से कर की दरें बढ़ा देना, बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके से कर लगा देना। तो यहां भी एक कारण था। क्या कारण था इस आंदोलन का? कर की दर बढ़ाना। यही कारण था। अब सारे किसान क्या होंगे? इस चीज को विरोध करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो सारे किसान कहां इकट्ठा होते हैं?
किसान मैनाल में इकट्ठा होते हैं। मैनाल जगह का नाम है। फिर से बता दूं, बेगू एक श्रेणी का ठिकाना है चित्तौड़गढ़ का, और यहाँ के सामंत कौन थे, वो अनूप सिंह थे। और इन्होंने आंदोलन क्यों किया, कर की दर को बढ़ाने का, है ना। सारे किसान कहाँ इकट्ठा होते हैं, मैनाल में सारे किसान इकट्ठा होते हैं। और उसमें किन को और बुलाया जाता है, पथिक और रामनारायण चौधरी को, है ना। कुछ भाई आसपास आंदोलन चल रहा है, अपन देखते हैं ना कि ऐसा ही काम आसपास कौन कर रहा है, तो अपन उससे सीखने की कोशिश करते हैं ना कि ये कैसे कर रहा है। तो ऐसी कोई ये अच्छे खासे इधर आंदोलन चल रहा था, इनको भी यहाँ पे बुलाया था। आज भी कभी किसी मुद्दे के बारे में उठाते हैं तो अपन सबसे पहले भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को बारे में जो समझा सके उसके लिए क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जो माहिर है उसको बुलाते हैं सभाओं के माध्यम से। तो वहां पर पथिक और रामनारायण चौधरी भी थे, सब किसान इकट्ठा हुए थे, चर्चा की, बातें सुनी, समझी। तो भाई आंदोलन तो चलाना ही है, बिना आंदोलन के तो कुछ होगा नहीं। तो पथिक ने, जनता ने किसको कहा, पथिक को। पथिक ने यहाँ का आंदोलन किसको सौंप दिया, रामनारायण चौधरी को। और अब यहाँ के जो नेता कौन बन गए, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के क्या बन गए, नेता। किन के नेतृत्व में चलाए जाने लगे, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चलाए। बेचारे ये अनूप सिंह थे, इनकी एक खासियत ये थी, ये कृषकों के विद्रोही विरोधी नहीं थे, ये कृषक हितैषी थे। होते ना, कुछ बदमाशों की जगह भी कुछ समझदार लोग मिल जाते हैं, है ना। तो भाई राजाओं ने वैसे तो जनता का खून पिया ये कहते हैं अपन, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे कि जनता का भला सोचते होंगे, जनता के लिए मरते होंगे, जनता के सुख दुख में खुद का सुख दुख होता होगा। कुछ राजाओं ने अय्यासियों में दिन बिताए। तो ये अनूप सिंह जो यहाँ के सामंत थे, वो थोड़ी किसानों की सोच रखने वाले थे, किसानों के हित में बात करने वाले थे। जैसे इनको पता चला कि ये आंदोलन चल रहा है और अब वहां के नेता रामनारायण चौधरी आ गए, तो रामनारायण चौधरी ने सबसे पहले आंदोलन को आगे गति देने के लिए सोचा। सबसे पहले इन्होंने डिसीजन लिया कि किससे मिला जाए पहले। भाई अपन को पता होता, वहां क्यों नहीं मिले, वहां तो मिले ही नहीं थे, वहां के कृष्ण सिंह से वहां की जनता को पता था, साधु सीताराम को पता था, और अन्य जो वहां के लीडर थे उनको पता था कि यहाँ के सामने से मिलने से कोई फायदा नहीं है, तो बेवकूफ है, इसके सामने जाएंगे तो उल्टा है, तो या मारेगा पीटेगा या बंद कर देगा। लेकिन यहाँ इनको पता था कि ये किसान हितैषी है। तो अनूप सिंह रामनारायण चौधरी किसके पास जाते हैं, अनूप सिंह के पास जाते हैं और चर्चा करते हैं, और चर्चा से इनके मध्य क्या हो जाता है, समझौता। क्या हो जाता है इनके मध्य, एक अच्छा खासा समझौता हो जाता है, जिस पर दोनों सहमत हो जाते हैं। और जिस समझौते में क्या था, कर की दरें कम कर दी गई। कर की दरें कम कर दी गई। जैसे ये बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंची, तो ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। ब्रिटिश सत्ता ने मानने से मना कर दिया। और क्या कहा, ये तो बोल्शेविक समझौता है। क्या बता दिया समझौते को, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी गई। अभी बोल्शेविक मत समझो, बस खाली ये समझ लो, बोल्शेविक को अभी लास्ट में समझेंगे अपन, ये समझ। तो बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी गई, या कुछ मत समझो, ब्रिटिश सरकार ने सीधा सा है ये मानने से मना कर दिया, ये समझौता अवैध है। अब ब्रिटिश सरकार ये तो सिर्फ ये नहीं छोड़ी कि मानने से मना कर दिया और अनूप सिंह को समझाए, ऐसा कुछ करे, उसने क्या पता ये दोबारा फिर क्या करेगा। तो ब्रिटिश सरकार चुप तो रहने वाली नहीं थी, और ब्रिटिश सरकार ने अपना अगला डिसीजन फिर लिया। और अब यहाँ के सामंत इनको कौन को हटा दिया, अनूप सिंह को यहाँ का सामंत हटा दिया, और नए सामंत आ गए। कौन, अमृतलाल।
और साथ में इनके सपोर्ट के लिए एक अधिकारी भी भेजा। जैसे आज नहीं होता ना, सरपंच के साथ ग्राम सेवक होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेंच, एक बंदोबस्त अधिकारी भेज दिया। और नए सामंत कौन आ गए? अमृतलाल नए सामंत आ गए। अब किसान फिर परेशान कि अच्छा खासा समझौता हो गया था, अनूप सिंह मान गए थे और राजी खुशी अपना काम बन गया था, लेकिन अब तो ये नए बॉस आ गए। किसान फिर इकट्ठा हुए, किन के नेतृत्व में? रामनाईक चौधरी के नेतृत्व में। कहाँ इकट्ठा हुए? गिरधारी गोविंदपुरा में। कहाँ किसान इकट्ठा हुए? गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा में किसान इकट्ठा हुए थे, वहां की सभा चल रही थी, सम्मेलन चल रहा था। इधर भाई साहब ये ट्रेंच कीड़ा करते थे, और ट्रेंच क्या करते हैं? फायरिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? फायरिंग किसानों पर, और 2 की मौत हो जाती है। कौन कौन सी? रूपा जी, रूपा कृपा, रूपा जी और 2 कृपा जी, 2 किसान उस फायरिंग में मारे जाते हैं। उस फायरिंग में मारे जाते हैं। पथिक को ये बात पता चलती है, तो पथिक क्या करते हैं? रामनारायण चौधरी को वहां के लीडर से, नेता से हटा देते हैं, और उसका नेतृत्व खुद पथिक नेतृत्व ले लेते हैं। कब ये सब पूरी घटनाएं कब घटी? ये लगभग 1923 में पथिक नेतृत्व ले लेते हैं, और उसके बाद फिर 1-2 साल चलता रहता है, और 1925 तक सरकार उनके समझौते को मान लेती है। और इस तरह ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। हाँ, अब मुझे बताओ कि किसी को कुछ पूछना हो तो। कमल, नो सर। दिया, यस सर। हाँ, कुछ डाउट है क्या? नो सर। नहीं है? नहीं। नहीं, फिर भी वो तो एक बार फिर से आप पूछ सकते हो, मैं एक बार पास्टली और रिवीजन करा दूंगा। हाँ, ये बोल्शेविक क्रांति बताता हूँ ये क्या थी। ये बोल्शेविक क्रांति थी रूस में। कहाँ हुई थी? एक क्रांति हुई थी रूस में, और वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने जो वहां के जमींदारों को हटाकर खुद वहां की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। जमीन के लोगों ने, जैसे अपन ये सोचे राजस्थान की जनता यहाँ की सरकार को उखाड़ कर खुद अपना शासन अपने हाथों में ले ले। ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी कहां पर? रूस में। तो इस समझौते को क्या दर्जा दे दिया गया था? बोल्शेविक समझौते का दर्जा दे दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश सत्ता ने। फिर बता देता हूँ एक बार फास्टली, आप थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से और 1925 के मध्य चला था। ये चित्तौड़गढ़ के श्रेणी में आता है, और ये ए श्रेणी का ठिकाना था, है ना? ए श्रेणी का ठिकाना था। अब यहाँ पर आंदोलन क्यों हुआ? उसके मुख्य कारण क्या था? कर की दर को बढ़ा देना। ब्रिटिश सरकार या वहां के महाराणा ने वहां के टैक्स की रेटें बढ़ा दी थी। और वहां के सामंत कौन थे? अनूप सिंह। सामंत कौन थे? अनूप सिंह। वो कैसे थे? किसानों के हित में सोचने वाले। जैसे ही कर की दरें बढ़ाई, तो वहां के किसान सब इकट्ठा कहाँ हुए? मैनाल नामक इकट्ठा जगह पर सब किसान इकट्ठा हुए, और आगे की आंदोलन की योजना बनाई, जिसमें पथिक और रामनारायण चौधरी भी थे। पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप दिया? रामनारायण चौधरी को बेगू किसान आंदोलन का नेता बना दिया। जैसे इनको नेतृत्व मिला, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं? अनूप सिंह से मिलते हैं। कौन? रामनारायण चौधरी अनूप सिंह से मिलते हैं, और रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के मध्य समझौता हो जाता है। समझौते में क्या था? कर की दरें कम कर दी गई थी।
जैसे कर की दरें कम कर दी गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने से समझौते को मना कर देती है, और इस समझौते को क्या कहेगी? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक समझौते कह दिया गया। फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है? अनूप सिंह को हटा देती है और नए ले आती है। कौन आ जाते हैं? अमृतलाल जी आ जाते हैं, और वहां पर अधिकारी कौन आ जाते हैं? फ्रेंच। इस नई स्थिति पैदा हुई तो किसान फिर इकट्ठा हुए, और अब की बार किसान कहाँ इकट्ठा हुए? गोविंदपुरा में। किसके नेतृत्व में हुई? अब तो नेता था इनके पास, कौन? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में गोविंदपुरा में सारे किसान इकट्ठा हुए। जैसे किसान इकट्ठा हुए थे, वहां सभा चल रही थी, तो फ्रेंच भाई साहब ने क्या कर दी? फायरिंग कर दी, गोली चलवा दी। और किन की मृत्यु हो गई? रूपा जी और कृपा जी की मृत्यु हो गई, हिंसा हो गई। जैसे ही हिंसा हुई तो पथिक ने रामनारायण चौधरी को हटाकर खुद उस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और 1925 में समझौता कर लिया। अब भी किसी को पूछना हो तो फिर से पूछ सकता है, किसी को। वंशिका, हाँ सर। पूछना है कुछ? नो सर। ऐसे शक पका के क्यों जवाब दे रहे हो? भूख लग रही है। सबको ही? सबका यस पता नहीं, सर। मेरे को अपने को लग रही है। सोनू, आपको भी लग रही है? सोनू नहीं बोलेगी अब। नहीं। कोमल, यस सर। भूख लग रही है? जी सर। तो ये समझ तो आ गया ना